पहले निफ्टी अब डीलो पर आया और एग्जैक्टली उसी जोन से सिंक हुआ जो फर्स्ट रेजिस्टेंस और 10 डे में था 23,275, 23,292 तक गए हम और वहाँ से एक स्लिप आता हुआ। अब हम फर्स्ट सपोर्ट जोन के अपर एंड में हैं, 23,050 से 23,150 का वो जोन है। अब देखते हैं इसको हम डिफेंड कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन आज की दिक्कत फिर मिड कैप्स, कल की बड़ी रैली के बाद आज फिर मिड कैप्स कोलैप्स होते हुए 1% मिड कैप इंडेक्स नीचे, 1:3 का एडवांस डिक्लाइन और आज काफ़ी एक्सीडेंट्स हैं। साइंट 18% नीचे है, अब सिंजीन 8% नीचे है, एम्फेसिस 5%, डॉक्टर रेड्डीज 5%, पेटीएम 2.3%, जोमेटो, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। और रचना जी, मेरी तरफ से जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरू, आप भी विश करना चाहेंगे? रचना जी, जय रचना जी, मेरी तरफ से भी और आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको जान के खुशी होगी जो आपके साथ रोज बात करती हैं अपर्णा, उनका भी जन्मदिन है आज। जी यार, विश है बर्थडे, मुझे पता चला वो मैंने उनको भी विश किया। थैंक यू ऑल सो मच। तो आपकी कॉल दो आज। जी, मेरी आज की एक कॉल रहेगी अपोलो हॉस्पिटल में, जिसको हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पे काफी वीकनेस है जो और गहरा सकती है। तो यहाँ पे 6790 के करीब है, हम फ्यूचर्स में हम शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 6800 के करीब है फ्यूचर्स पे, और हम शॉर्ट करेंगे 6850 के स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 6700 तक एंड इवन 6650 तक। और दूसरा जो मेरा कॉल रहेगा वो रहेगा दालमिया भारत में, जिसके अगेन फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे और 1850 का एसएल लगाएंगे। 1824 पे है हम, हमारा टारगेट होगा 1800 एंड 1790। ओके, आपकी दो कॉल है और इसमें डालमिया भारत एक शॉर्ट भी है। अच्छा रचना जी, एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको और दूंगा, और मैं आपको क्लोजिंग में भी याद कर रहा था कल, HDFC बैंक खुलते ही साथ कल आपने शॉर्ट भी किया था, बेहतरीन कॉल थी। मतलब वाइल्ड ओपनिंग से और वाइल्ड गैप डाउन से नहीं प्रभावित होकर आपने वो शॉर्ट कॉल ली, एग्जैक्टली अ रिवर्सल फ्रॉम 200 आई थिंक 20 डे एक्सपोजर जब आपने कैच किया था, अच्छी कॉल थी वो। अब चलते हैं, बात करते हैं आशीष कयाल जी से। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। देखिए, पहला जो ट्रेड होगा मेरा यहाँ पर बाय साइड पे होगा अंबुजा सीमेंट। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट के ट्रेंड को बक कर रहा है आज, जहाँ प्रेशर वापस से बना है निफ्टी पे। लेकिन ये स्टॉक अभी भी 2-3 दिन से काफी अच्छा मूव दिखा रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हुए, 20 डीएमए से बाउंस बैक अच्छा किया है। तो अंबुजा सीमेंट में एक बाय की राय होगी। यहाँ टारगेट ऊपर में आते हैं करीबन 600 रुपए के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 542 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो सेल साइड पे है वोल्टास। यहाँ पे बहुत दबाव बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रुझान नहीं बन पा रहा है। पिछले काफी दिनों से स्टॉक ने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद करने से फेल किया है, तो इसका मतलब अभी भी ट्रेंड नीचे का इंटैक्ट है। तो वोल्टास को सेल करना चाहिए कोई भी पुल बैक पे। स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर करीबन 1500 रुपए का, और टारगेट देख सकते हैं 1360 का। ओके, तो ये इस समय आशीष जी के पिक्स। शिल्पा जी, आपकी दो पिक्स। शिल्पा जी, अनम्यूट करिए। सॉरी मेरे दोनों सेल साइड के ट्रेड रहेंगे। मेरा पहला रहेगा सेल जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड में एक अच्छा खासा एक वीकनेस आया है। यहाँ पे 665 से 640 के लेवल्स अभी ओपन हो गए हैं, 685 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी इसको ट्रेड ले सकते हैं। 670 का पुट जो रफली 10 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 5 रुपए का मेंटेन कीजिए, और ये व्यू सही गया तो आपको ये 18 से लेके 22 तक भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। मेरा दूसरा रहेगा सेल गुजरात गैस में। गुजरात गैस 510 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है इसमें आपको कोई अपसाइड नहीं दिखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऑन द डाउन साइड आपको 470 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो 510 के स्टॉप लॉस से आप 470 के लेवल्स के गुजरात गैस में भी सेल कर सकते हैं। ओके, राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, एक सेल लूंगा, एक बाय लूंगा। सेल करेंगे फार्मा से ग्लेनमार्क। मुझे लगता है एक सीरियस ब्रेकडाउन आ रहा है यहाँ पे। सो ग्लेनमार्क सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1480 का। 1480 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। इसका इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 1420 का है। तो आप कह सकते हैं करंट लेवल से करीबन 40-45 पॉइंट का करेक्शन ग्लेनमार्क में दिखता है। और एक बाय करेंगे वो भी क्रॉन्ट्रा होगा, दैट इज ब्रिटानिया। मुझे लगता है कि ब्रिटानिया ऐसे मार्केट में थोड़ा रखना चाहिए। 4960 का स्टॉप लॉस होगा
और अनुज जी इसका टारगेट रहेगा 5140 का। ब्रिटानिया 5037 पे, ब्रिटानिया अभी भी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, बट बाजार सिंक होता हुआ फर्दर, और एक बार फिर से वही, बल्कि आज की कैंडल जो है वो ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्योंकि हम गए टेंडेमा के ऊपर कुछ देर के लिए, वहाँ से रिवर्सल दे दिया। और पेन कहाँ कहाँ पर है, पूरा फार्मा सिंक होता हुआ। तो दवा की हमें, दवा से अमूमन दर्द जो है वो कम होता है, लेकिन आज दवाई दर्द दे रही है। लुक एट वोल्टास। रचना जी, वोल्टास पे हमने कल परसों भी बात की थी, शॉर्ट कॉल पे बात हुई थी, और अब तो ये वो, आपको याद है वो 12 अगस्त का ब्रेकआउट पॉइंट अब उस जोन को भी तोड़ चुका है, जो कि मेरे ख्याल से परसिस्ट करता था 1510 पर। अब क्या व्यू लग रहा है, मतलब इसमें दूर का विजन क्या कहता है, मतलब कहाँ तक का डाउन साइड खुला हुआ है? जी, अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेने की कोशिश करें इस पे, तो इस पे एक टेम्पररी सपोर्ट बनेगा करीब करीब 1320 के आसपास। तो यहाँ से करीब करीब 130 रुपीज फर्दर लोअर जाएंगे जब, तब वहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा 1320 पे, और उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी डाउन साइड पे दिखा रहा है, तो यहाँ से थोड़ी फर्दर गिरावट की पॉसिबिलिटीज बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल बात करने के लिए एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं, जो इक्विटी फंड इन्वेस्ट मैनेजमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों के सवाल हैं कि ये मार्केट में हो क्या रहा है, क्यों हम एक तरफा गिर रहे हैं, और ख़ासतौर से ऐसे मार्केट में जहाँ ग्लोबली मूड माहौल ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप के आने से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी हो, लेकिन हमारी मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। गुड मॉर्निंग अनुज। यस, ये बात तो है, हमारे मार्केट्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, और इनफैक्ट गौर देने की बात ये भी है कि मेन इंडाइसेस भले ही अपने पीक से लगभग 13% डाउन हैं, बट मोस्ट ऑफ दिस इंडाइसेस में जो मीडियन स्टॉक है वो लगभग 25 से 28% डाउन है। तो जो मेन इंडेक्स है, ब्रॉडर मार्केट्स विद इन द इंडेक्स का पेन एक्चुअली छुपा रहे हैं, तो इसलिए पेन काफ़ी है इन टर्म्स ऑफ करेक्शन। क्यों है? काफ़ी सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए इंडिया में। एक तो ये, जैसा आपने कहा कि यूएस इलेक्शन के बाद काफ़ी हद तक देखा गया है कि इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकलकर यूएस के तरफ जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, एंड डॉलर इंडेक्स भी बढ़ते जा रहा है। तो ये ऐसे समय पे हुआ जब इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी स्लो डाउन है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक डेटा जो भी आ रहे हैं वो स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर मैं जीएसटी कलेक्शंस भी देखूं तो इस क्वार्टर के नंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों ही महीनों में द जीएसटी कलेक्शन सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आई है। जीएसटी कलेक्शन को नॉमिनल जीडीपी के आसपास माना जाता है, तो सिंगल डिजिट पे ग्रोथ आना नेगेटिव तो है। तो हमने देखा दैट 6.6% से 6.4% जीडीपी ग्रोथ की एस्टिमेट भी आ गई है। तो स्लो डाउन है एक ऐसे समय पर जब मार्केट्स रन अप कर चुके थे, एक ऐसे समय पर जब वैल्यूएशंस एग्जैक्टली चीप नहीं थे, और एक ऐसे समय पर जब पैसे एज इट इज यहाँ निकल कर इमर्जिंग मार्केट से यूएस की तरफ जा रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स साथ में आए, इसलिए जो करेक्शन है ज़्यादा डीपर दिख रहा है। लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। आलोक जी, 6 महीने से जहाँ भी फंड मैनेजर से बात हो रही है वहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में कंफर्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही स्पेस मार्केट को पेन दे रही है। ये डायकॉटमी कहाँ से आ रही है? सर, इशू कहाँ है कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स के अगर इनकम स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखें तो ना तो उनकी क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, ना मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और प्लस क्रेडिट कॉस्ट जो अभी तक लास्ट 3 सालों से इम्प्रूव होते आ रही थी उनमें स्पाइक देखने मिल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की जो कि फोर्टनाइटली नंबर्स आते हैं वो 11-11.5% पे चल रहे हैं। 2 साल पहले तक ये नंबर 18-20% तक भी टच कर गया था। तो क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स कम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंकों की होती है, हम तो एज इट इज फॉलिंग रेट सिनेरियो में है। क्वेश्चन ये है कि कब रेट कट होगी। फॉलिंग रेट सिनेरियो में मार्जिन बढ़ते नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंकों के जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन्स और स्पेशली पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स, वहीं पे सबसे ज़्यादा स्लो डाउन है। बोथ रेगुलेटर के कहने पर भी जो उनके एक्शंस थे,
प्लस इन जनरल क्योंकि वहाँ क्रेडिट कॉस्ट की स्पाइक हो रही है तो वहाँ पे भी ग्रोथ कम आई है। तो दैट्स माय ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ प्राइवेट बैंकों की इतनी हाई नहीं है। एंड हमें याद रखना पड़ेगा दैट ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफी हद तक ओवर ओन्ड है। ये सेक्टर पिछले डिकेड में बहुत अच्छा किया, 30% से ज्यादा वेटेज हो गई इसके मेन इंडाइसेस में, जिसके वजह से ऑलमोस्ट हर पोर्टफोलियो में जा चुका था। तो ओवर ओन्ड सेक्टर जहाँ की अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ पा रही, दैट्स द रीजन कि ये आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जिस दिन ये चीजें टर्न होंगी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ वापस आने लगे और मार्जिन इंप्रूव होने लगे, तब ये चीज सुधरेगी, जो कि नियर टर्म में नजर नहीं आती। आलोक जी, कल आई होप आपने अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स देखे होंगे, उनके वॉल्यूम्स, उनकी टॉप लाइन, उनकी बॉटम लाइन, उनके मार्जिन्स। क्या सीमेंट में थोड़े से आपको ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मैंने जब लास्ट क्वार्टर में या फिर उससे पहले क्वार्टर में जब कमेंट्री सुनी थी तो मैनेजमेंट इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि अगले साल FY26 में वॉल्यूम्स बेटर रहेंगे। प्राइसिंग का कुछ उन्होंने, अगर आप देखें, खास बात कही नहीं थी। क्या सीमेंट एक स्पेस है जिस पर आप थोड़ा सकारात्मक व्यू रखते हैं? सीमेंट पे न्यूट्रल सा व्यू रखते हैं, और सीमेंट पे दो बातों पे ज्यादा गौर करना पड़ेगा। पहला ये कि सीमेंट एक तरह से बेनिफिशियरी है कैपेक्स होने का। तो कैपेक्स में इन इंडिया में कुछ हद तक स्लो डाउन रही है कंपेयर टू एस्टिमेट्स, तो उस वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा। और दूसरा इम्पैक्ट है जब किसी सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर आ जाए और उसको मार्केट शेयर गेन करना हो तो प्राइसिंग डिसिप्लिन उतनी स्ट्रांग रह नहीं पाती है। सीमेंट आफ्टर ऑल एक कमोडिटी है। खास बात इस कमोडिटी की ये है कि इसको इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो जो डोमेस्टिकली बनेगा वो डोमेस्टिक में वही खपत होगी। तो उस हद तक उसमें काफी एडवांटेज रहता है। दैट्स वाई बाकी और कमोडिटी के मुकाबले सीमेंट हमेशा स्ट्रांगर रहती है। तो सीमेंट का लॉन्गर टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है, बट नियर टर्म में इसके ये दो चैलेंजेस, इंडिया की कैपेक्स स्लो डाउन प्लस लार्ज प्लेयर जो मार्केट में आया और उसको मार्केट शेयर गेन करना है, उसके वजह से जब प्राइसिंग डिसिप्लिन वापस आएगी तो मार्जिन इंप्रूव होंगे। तब तक न्यूट्रल भी है। ओके, अच्छा, क्लोजर टू बजट जिस प्रकार का प्राइस डैमेज कैपिटल गुड्स में हुआ है, हालांकि प्राइस डैमेज हर जगह हुआ है, क्या आप इसको लेकर या फिर वित्त मंत्री जी भले ही कितना कैपेक्स के लिए आवंटन करें, उसको मद्देनजर आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्पेस है। पिछले कुछ साल से हमने देखा दैट गवर्नमेंट कह रही थी कि हम कैपेक्स पे फोकस करेंगे, और उन्होंने किया भी था। तो पिछले कुछ साल वो उसका रिएक्शन और रिजल्ट हमने देखा भी ऑर्डर्स में और एग्जीक्यूशंस में। जनरली बजट में जब हायर एक्सपेंडिचर कैपेक्स की तरफ होता है तो कहते हैं क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंप्रूव हुई है। इस साल अभी तक के नवंबर तक के नंबर्स आ चुके हैं, तो पहले 8 महीनों का नंबर्स को अगर मैं कंपेयर करूं फुल ईयर बजट से, तो रिसीट्स जो है वो तो 60% ऑफ द बजट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी 60% ऑफ बजट है, लेकिन जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने किया है वो सिर्फ 46% ऑफ बजट है। तो उन्होंने जो कटौती की है, जो थोड़े वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज जो है वो 73% ऑफ बजट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर रखा, सब्सिडीज थोड़े बढ़ गए, तो जो कटौती की कुछ हद तक बिकॉज दूसरे एक्सपेंडिचर बढ़ गए, एक उसके लिए, दूसरा जो ग्लोबल वॉलिटिलिटी है या ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा बफर बनाने की जरूरत है। तो ये जो कटौती हुई कैपेक्स में हुई। अब इसका मतलब क्या है, आगे चल के जो 46% पूरे साल का खर्च हुआ है 8 महीने में, ये क्या इसको स्पीड बढ़ाई जाएगी आगे अगले साल में? क्या फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वेलफेयर पे रहेगा या कैपेक्स पे? यही चीज सबसे ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करनी है हमें जब बजट आता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बार पेटीएम का शेयर लेकर आइए जरा। 6% नीचे अब पेटीएम का शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एकदम से बड़ी गिरावट आई स्टॉक में और अब 800 के भी नीचे आया। ये स्टॉक जस्ट पिछले हफ्ते 1000 प्लस पर था, अब 800 रुपये के भी नीचे आ गया है। आलोक जी, जोमेटो या पेटीएम, कोई भी स्टॉक देखिए, न्यू एज का एक बड़ी रैली देखी थी हमने पिछले साल, लेकिन ये साल की शुरुआत काफ़ी ब्रूटल रही है इन सभी स्टॉक्स के लिए, और सब में 30% की हमने करेक्शन देखी है पिछले 1 महीने में करीब। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? ये स्टॉक्स हैं क्या आपके फंड में? हाँ, इनमें से कुछ स्टॉक्स ज़रूर हैं, और फिनटेक स्पेस में इनमें से एक नाम तो काफ़ी लीडिंग नाम है और काफ़ी अच्छा काम कर भी रही है। रेगुलेशन रिलेटेड उनके हर्डल्स आए, उसके बावजूद भी उसको एक एक करके रिजॉल्व करके काफ़ी हद तक बाउंस बैक कर रही है, और रिजल्ट्स में काफ़ी हद तक हमें ग्रीन शूट्स और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले।
लेकिन जो कंज्यूमर फेसिंग टेक कंपनी है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, उन्होंने जिस तरह से गाइड किया है कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है, जो उनके नंबर्स में भी दिख रहा है, तो एज इट इज बाकी सारे फैक्टर्स जो भी हम देख रहे थे मार्केट्स में, कंजम्पशन में काफी हद तक स्लो डाउन दिख ही रहा था। ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन है ही। पहले स्टेपल्स में स्लो डाउन थी, अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी हम लोग डाउन ट्रेडिंग देख रहे हैं, ऐसा मेजर एफएमसीजी कंपनी ने भी कहा और ये प्लेटफॉर्म कंपनीज ने भी इस तरह से गाइड की। अब होता क्या है कि कंपनीज बहुत हाई ग्रोथ पे, हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। जब इनकी ग्रोथ सडनली थोड़ी कट होती है तो मार्केट में एक रिएक्शन आता है। लेकिन मेरा मानना है दैट ये जो कंपनीज हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपने अपने सेगमेंट्स में। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स को हराकर, उनको मात देकर ये कंपनीज बड़ी बनी हैं। और मेरा मानना है इनके लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ तो बहुत है। और इस तरह के जो फॉल्स होते हैं इन मार्केट्स में, शॉर्ट टर्म में, इन सेक्टर्स में, वो अपॉर्चुनिटीज होती है बिल्ड करने के लिए। मैं ज़रूर कह दूं कि इन स्टॉक्स में, इन तरह की कंपनीज में हमारी पोजीशन ज़रूर है फंड में। पेटीएम अब 8% नीचे है। देखिए सिर्फ एक कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर जो इन पर और रेजर पे पर कुछ बात हो रही है कि कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी चल रही है। पर अगेन मैं बोल रहा हूँ ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, लेकिन क्योंकि स्टॉक प्राइस में डैमेज है इसके लिए उसको बताना ज़रूरी है। अब देखते हैं अगर कंपनीज़ की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आता है या नहीं आता उस न्यूज़ रिपोर्ट पर। लेकिन यहाँ 7% का क्रैक इस समय ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया 2024 में आलोक जी, वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेज। एंजल वन, BSE, CDSL, एसेट मैनेजर्स, यहाँ अभी भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इन स्टॉक्स में क्या व्यू होगा अब आपका? व्यू काफ़ी पॉजिटिव है अनुज इन पे। और इंडिया में पेनिट्रेशन अब बढ़ रहा है। एंड हमने देखा दैट बोथ ऑप्शन मार्केट्स में भी एज वेल एज नॉर्मल ट्रेडिंग में भी काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन बढ़ रही है। रिटेल का बिहेवियर बहुत अलग रहा है इस साइकिल में। फॉल्स में भी इनके इन्फ्लोज कंटिन्यू रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज में भी देख रहे हैं। तो भले ही वो म्यूचुअल फंड सेगमेंट हो, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट हो, ब्रोकिंग सेगमेंट हो, या एक्सचेंजेस हो, एंड या फिर जो वेंडर्स टू दीज सेगमेंट्स हैं, इन चारों पांचों सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ और विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ नजर आती है। कोई खास डेट वेट होता नहीं इनके बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट भी रीजनेबली क्लीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी रीजनेबली अच्छी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रोथ रन रेट काफी हाई नजर आता है आगे में। तो इसलिए पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। अच्छा, अभी आपसे आईटी पे चर्चा नहीं हुई आलोक जी। आईटी में तो कुछ नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आप टीसीएस को देखिए, हाँ HCL टेक्नोलॉजीज एक इशू रहा, बट मिड कैप आईटी में आप देखिए कुछ नंबर्स बहुत प्रभावशाली रहे, कुछ एक्सीडेंट्स भी हैं। आप लोगों की आईटी पर रीडिंग क्या कहती है कि मतलब अगर बाजार थोड़ा सा 23,000 पे स्टेबल भी हो जाए, बजट के बाद चलने भी लगे मान लीजिए, लीडरशिप क्या इसके हाथ में है? ऐसी अर्निंग्स लगी हैं आपको? इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी जरूर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे हाई टीन्स और 20s तक के ग्रोथ दिए हैं। तो जिसमें ग्रोथ विजिबिलिटी बेटर है और अर्निंग्स अपग्रेड्स आ रहे हैं, वो सेगमेंट्स में तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। बट कुछ कंपनीज जो स्पेशली लार्जर साइड में हैं, उनके नंबर्स कोई खास तेज नहीं आए। वो डबल डिजिट ग्रोथ तक लाने में उनको दिक्कत आ रही है। हालांकि वो कंपनीज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं एक ऐसे टाइम पे जहां ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हो और डॉलर भी स्ट्रेंथन कर रही हो। वो रिलेटिव परफॉर्मेंस नियर टर्म रह सकती है, बट ड्यूरेबल गेन आने के लिए अर्निंग्स ग्रोथ चाहिए होती है, अर्निंग्स अपग्रेड चाहिए होते हैं। जो इनमें से कुछ मिड कैप आईटीज हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी पिछले कुछ दिनों में, उनमें वो ग्रोथ दिखती है। तो सिलेक्टिवली पॉजिटिव हो इस सेक्टर पे। सेलेक्टिवली पॉजिटिव। अच्छा आलोक जी, ये हालांकि कई लोगों से इस पर बात भी हुई है कि शायद लोअर टैक्स ब्रैकेट में राहत दें वित्त मंत्री इस बार, डिमांड को पुश देने के लिए। एफएमसीजी की बहुत सारी कंपनियों पे प्राइस वाइज चार्टिकली वो विजिबल भी है, शायद बाजार थोड़ा सा उसको लेके ऑप्टिमिस्टिक सा हो रहा है। इज दैट पॉसिबल इन दिस बजट? और आपका ऐसे में एफएमसीजी जो कि शायद इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 4 महीने के प्राइस डैमेज में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज देखे गया, क्या वो एक रीजनेबल पॉइंट पे है टू एंटर? तो एफएमसीजी अगेन, जब मार्केट में इस तरह से वॉलेटाइल करेक्शन होती है तब एक रिलेटिव परफॉर्मेंस जरूर देखने मिल जाती है इनमें, क्योंकि अल्टीमेटली है तो बहुत ही हाई क्वालिटी बिजनेसेस।
लेकिन जहां तक ग्रोथ का सवाल है, अगर मैं मार्केट की कमेंट्रीज तक पे भी जाऊं तो उन्होंने कहा था अर्बन साइड में थोड़ी स्लो डाउन है और रूरल साइड में थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ इलेक्शंस वगैरह में भी और अनाउंसमेंट्स में भी हमने देखा कुछ कुछ वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस किया गया। तो अगर अब आगे जो बजट भी आने वाला है उस पर गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, वेलफेयर की तरफ बढ़ाती है खर्च या कैपेक्स को मेंटेन करती है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऑलरेडी कैपेक्स के बजाय वेलफेयर स्कीम्स की तरफ झुक चुके हैं, झुकाव उनका एक्सपेंडिचर वहां पे है। सेंट्रल साइड पे क्या होता है दैट विल गिव ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उससे। बट स्टिल इनके ग्रोथ नंबर्स अभी भी काफी पीछे हैं। ग्रीन शूट्स भले ही नजर आ रहे हैं इन द रूरल साइड, बट ग्रोथ नंबर्स को पिकअप करने में थोड़ा और समय लगेगा। रिस्क रिवॉर्ड हर फॉलिंग प्राइस के साथ थोड़ा अट्रैक्टिव होते जा रहा है। सस्ते तो डेफिनेटली नहीं है ये शेयर्स, बट अगर गवर्नमेंट का फोकस भी एमएसपी प्राइस इंक्रीजेस को ज्यादा बढ़ाने में हो जाए और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स की तरफ हो जाए जहां रूरल इनकम बढ़ सके, देन सेंस बनेगा कि कुछ हद तक एफएमसीजी कंपनीज, रूरल फोकस्ड कंपनीज को भी पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज दी जाए। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बजट से पहले इस चर्चा में शामिल होकर सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। निफ्टी इज एट डे लो 23,135। कितना ही डाउ ने कुछ किया हो, कितना ही सुबह गिफ्ट निफ्टी तेज हो, एक ही टेक्सचर है, सेल। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, अभी तक तो सेल ट्रेड्स ने ही काम किया है इंडेक्स पे आपका व्यू इस वक्त क्या है श्रीकांत? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी एक क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश कर रहा है और ओवरसोल्ड होने के बावजूद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जैसे कि 23,300 या 23,400, इन लेवल्स के करीब ये बार बार अटक रहा है, वहां से ही करेक्शन आ रहा है। अगर आप पिछले वीक के अगर टेक्निकल फॉर्मेशन को देखें तो वहां पे डोजी स्टार फॉर्मेशन बना था जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में कई मीन्स अच्छा खासा कंफ्यूजन रह सकता है और जब तक ये डिफाइंड टेरिटरीज को यानी डिफाइंड इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस नहीं करता या ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी हमें देखने मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो है 22,980 के करीब यानी 23,000 के करीब के हैं। अगर इन लेवल्स को अगर निफ्टी ब्रेक कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि हम आने वाले दिनों में एक बार 22,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं और हायर लेवल्स पे तो काफी ऊपर के लेवल्स है। 23,500 लेवल क्रॉस होने के बाद ही मार्केट में तेजी देखी जाएगी। तो करंट लेवल्स पे हमें लगता है कि काफी कॉशियस रहना जरूरी है और 23,000 के बाद हमें लगता है कि मार्केट में दिक्कतें और भी बढ़ सकती है। ओके, श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान रहेगा आज, क्या ट्रेड्स होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि देखिए, जैसे एक्सपेंसिव स्टॉक्स है डिक्सन टेक्नोलॉजीज या एम्बर, ट्रेंड, यहाँ पे मुझे लगता है कि लगातार शॉर्ट बनते रहेंगे क्योंकि ये काफी अच्छा एक डिफेंसिव वी कैन से मैकेनिज्म है लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडर के लिए और वो इन स्टॉक्स को बेचते रहेंगे। हमें लगता है करंट लेवल से भी डिक्सन टेक्नोलॉजी को बेचा जा सकता है जो तकरीबन 15,250 275 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो काफी नजदीक का है, 15,400 के करीब का स्टॉप लॉस रखे। करंट लेवल से अगर शॉर्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 14,800 या 500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लॉन्ग अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ करना है बिकॉज मार्केट अभी भी 23,000 के ऊपर है, तो मैं कहूंगा आईटीसी ये एक ऐसा स्टॉक है वो बार बार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 435-40 से बार बार ऊपर आ रहा है। सामने बजट भी खड़ा है और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि ये स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल देखने मिलती है। करंट लेवल से आईटीसी को अगर लॉन्ग करते हैं तो 430 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 455 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, अच्छा श्रीकांत, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आप क्या कर रहे हैं? मतलब जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक कल हायर लेवल से रिवर्सल हुआ उसमें, एसबीआई को देखिए, बहुत अच्छे दिनों में भी बैंक्स हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग विटनेस कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस कर रहे हैं, हायर लेवल्स पे एग्जिट्स ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग ट्रैप जो होते हैं। अभी बैंक्स पे क्या कर रहे हैं आप लोग? पोजिशनली कैसे प्लेस्ड हैं आप? देखिए, वैसे अगर बैंक स्टॉक्स को देखा जाए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से अगर करंट लेवल्स पे देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग बेट्स है। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स देखे या बेस्ड ऑन टेक्निकल्स देखे, कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक अगर स्पेसिफिकली हम देखते हैं तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है, लेकिन चूंकि मार्केट में एफआईएस का सेलिंग बना हुआ है, लगातार वो 5-6 हजार करोड़ का सेलिंग कर रहे हैं, तो काफी क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में
इन सभी स्टॉक्स में कुछ रिटर्न्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, मीडियम टर्म का व्यू है, तो हम इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो हम कह रहे हैं कि एक बार जो भी हायर लेवल्स मिल रहे हैं, उन हायर लेवल्स पे अपने जो ट्रेडिंग पोज़ीशंस को है, वो कम करना ज़रूरी है। क्योंकि कई सारी पोज़ीशन अभी जमा हो चुकी थी जब मार्केट में करेक्शन आया था तब, और तब से अगर देखें तो सभी बैंक स्टॉक अभी भी अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक हमने 750, 770 में काफ़ी रिकमेंड किया था, लेकिन अब ये स्टॉक उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हायर लेवल्स पे पोज़ीशंस को कम करना ज़रूरी है अगर ट्रेडिंग पोज़ीशन हो, बट अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स है। ओके, ज़ोमैटो पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय आपका? काफ़ी शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर भी। बिल्कुल, तो जैसे इसमें बिकवाली हुई है और जैसे इसमें ओवरऑल कंसेंसस बाय बना हुआ था, मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक कम से कम 2 से 3 महीने का और वक़्त लेगा यहाँ से रिकवर होने के लिए। ₹200 के करीब काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, एक इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट का, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें अगर और बिकवाली या तो मार्केट में बिकवाली का ट्रेंड बनता है, तो एक बार ये स्टॉक 180, 190 के रेंज में आ सकता है। हमें लगता है कि अभी ₹250 के ऊपर जाना मुश्किल है, और अगर बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न अगर कोई पुल बैक अगर आ जाए तो 245, 250 के करीब इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशंस को कम करके चलें। हमें लगता है कि अभी ये स्टॉक थोड़ा वक़्त लेगा। ओके, चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, रेंज को डिफेंड कर रहा है अभी भी मार्केट। लोअर लेवल से निफ्टी में अब थोड़ी रिकवरी आ रही है, करीब करीब 60 पॉइंट की रिकवरी आपको दिखाई देगी यहाँ पर। और पेटीएम में भी रिकवरी आई, वैसे वो थोड़ा आई थिंक ज़्यादा हो गया था और वहाँ से इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई। अब स्टॉक जो 8% नीचे था, अब 4.5% ही नीचे रहा, 773 से अच्छी रिकवरी आई। उसके अलावा एक दो और स्टॉक्स हैं जहाँ सेलिंग प्रेशर है, लेकिन वीरो एक अच्छी चीज़ ये है कि अब एटलीस्ट अगला आधा एक घंटा अब हमको नहीं सहन करना ये मार्केट, है ना? मैं भी यही अपेक्षा कर रहा था, आप यही बोलेंगे, है अनुज? बिल्कुल, आधे घंटे राहत होगी, अपनी जो तमाम दिक्कतें हैं और हमारी जो दहशत है स्की पे बैठने की, वो सौंप जाते हैं कंचन और श्रेया को। आप दोनों को ये समर्पित है बाजार, संभालिए। चलिए ब्रेक लेकर आते हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।